भारत, पाकिस्तान, कश्मीर और दोनों के बीच की समस्याएं, उनके कारण और निवारण का कोई रास्ता नहीं, और उसमें तालिबान का मुद्दा जुड़ जाना, ये भारत और पाकिस्तान के संबंधों को एक और जहां बहुत नीचाई पर ले जाता है, संबंधों में जहां बहुत गिरावट देखता है, वहीं दूसरी ओर भारत और भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका के संबंधों में हम देखते हैं कि दिनों दिन संबंध बेहतर ही हो रहे हैं। यद्यपि बीच में कुछ ऐसा काल भी आया था जब भारत के संबंध श्रीलंका से थोड़े कड़वे थे, लेकिन कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान की तुलना में हम देखें तो इस क्षेत्र में भारत और श्रीलंका के संबंध एक बहुत अच्छे मित्र की तरह रहे हैं। श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है, वो भारत से तमिलों के जरिए जुड़ा हुआ है। एक पड़ोसी राष्ट्र तो है ही, पर तमिलों के जरिए जुड़ा हुआ है, जिसका जिक्र मैंने जातिगत संघर्ष, श्रीलंका के जातिगत संघर्ष की चर्चा के दौरान किया है। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में या आंतरिक दबाव के कारण तनाव पैदा कर देती हैं पड़ोसियों के बीच में। उसी में एक घटना थी 1963-72 के बीच में कच्चा तीवू। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कच्चा तीवू विवाद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया गया और 1973 में इस पर एक समझौता भी हो गया। लेकिन 73 से 81 यानी श्रीलंका में जब जातीय तनाव और भारत श्रीलंका विवाद, ये 1973 से 81 का काल है। 1981 के बाद 82-83 में दोनों देशों के बीच में संबंध थोड़े बिगड़े और वो सिंभाली समस्या, जिसका जिक्र पहले कर चुके हैं, उसने और उनके साथ तमिलों का विवाद, इसने भारत के साथ कटुता पैदा की। लेकिन 82 के बाद ये और बदतर हुआ और एक तरीके से 1982 के प्रारंभ में इस विवाद और कटुता ने तीव्र उपद्रवों का रूप लिया। तमिल उग्रवादियों द्वारा तमिल राज्य की मांग रखी गई। श्रीलंका सरकार से बातचीत के लिए भारत ने भी प्रयास किया, एक मध्यस्थता के रूप में कोशिश की, लेकिन श्रीलंका का ये एक आंतरिक मामला था और आंतरिक मामले में दखल ना देना ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नियम है। यद्यपि ये मामला भी श्रीलंका का आंतरिक मामला था, परंतु भारत की आंतरिक स्थिति इससे बहुत प्रभावित हो रही थी, क्योंकि तमिलनाडु के तमिल इससे जुड़े हुए थे। इसलिए भारत का भी इस मामले में एक तरीके से आना आवश्यक हो गया था, अपरिहार्य हो गया था। किस मामले में? तमिल मामले में। सच्चाई तो ये है कि इस काल में चूंकि उग्रवादी समस्या वहाँ बढ़ती गई श्रीलंका में, जातिगत संघर्ष के समय जो मैंने बताया है आपको कि किस प्रकार लिट्टे की स्थापना हुई और आतंकवादी गुट माना गया, गृह युद्ध का रूप लेने के कारण लगभग 45,000 तमिल भारतीय क्षेत्र में आए अपना जीवन बचाने के लिए, और इतनी बड़ी संख्या में इन शरणार्थियों का भारत आना भारत की आर्थिक व्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा था। तो एक और जहां श्रीलंका के अंदर समस्या बढ़ रही थी, वहां भारत भी अपने को इस समस्या से दूर नहीं रख पा रहा था। मैं जो बात कर रहा हूं वह इस प्रश्न का उत्तर है कि श्रीलंका समस्या क्या थी और भारत ने उसमें किस प्रकार इस समस्या के निराकरण में अपना रोल किया।
जहां तक भारत की बात है, तमिल उग्रवादियों के प्रति श्रीलंका सरकार का रवैया और सख्त होता चला गया। तमिल उग्रवादियों ने लिट्टे की स्थापना की थी और एक स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे थे। इस मांग के विरोध में सिम्हाली मेजॉरिटी सरकार ने काफ़ी सख्ती से उग्रवादियों का दमन किया, भारी बल प्रयोग किया और तमिल उग्रवादियों पर इस सब के बावजूद एक तरीके से नियंत्रण नहीं पा सकी। इस क्षेत्र को या तमिलों को नियंत्रित करने के लिए श्रीलंका सरकार ने आर्थिक नाकेबंदी भी की। आर्थिक नाकेबंदी क्या होता है? यानी तमिल का वो क्षेत्र जो तमिल एलाम जिसका नाम था, जो इन लोगों ने नाम दिया था, उस क्षेत्र के चारों तरफ ब्लॉकेड कर देना ताकि तमिलों को किसी तरह की राहत सामग्री, भोजन सामग्री ना पहुंच पाए। तो आर्थिक नाकेबंदी यहाँ पर कर दी। ये क्षेत्र जाफना भी कहलाता है। ये तमिल बहुल क्षेत्र है, इसे जाफना भी कहते हैं। तो जाफना में आर्थिक नाकेबंदी के पीछे उद्देश्य ये था कि तमिलों की कमर तोड़ देना। कमर तोड़ने का अर्थ ये कि तमिलों को विवश करना कि वे मूल धारा में, श्रीलंका की मूल राजनीतिक धारा में शामिल हों और ये विद्रोह, आतंकवाद से दूर जाएं। लेकिन जब ये नाकेबंदी हुई तो और नाकेबंदी के साथ ही थल सेना और वायु सेना से हमले भी किए गए। भारत ने इस कार्रवाई के प्रति काफ़ी विरोध जताया और इतना ही नहीं, उसने मानवीय आधार पे वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाई, राहत सामग्री भिजवाई। भारत की जो कार्रवाई थी, इसका मतलब श्रीलंका को परेशान करना नहीं था, इसका मतलब श्रीलंका का विरोध करना नहीं था, बल्कि श्रीलंका को केवल ये अवगत कराना, ये महसूस कराना कि भारत इस तरह का दमन, इस तरह का अत्याचार, इस तरह का नरसंहार, तमिलों पर होने वाला इस तरह का अत्याचार सहन नहीं कर सकता। ये भारत के लिए असहनीय है और इसलिए भारत उन पे इस तरीके के होने वाले अत्याचार के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। ऐसी स्थिति में श्रीलंका सरकार विवश हुई और समस्या के समाधान के लिए उसके पास अब एक ही रास्ता था, भारत के साथ कुछ अन्य विकल्प तराशना, कुछ अन्य विकल्प देखना, तलाशना। इसलिए दोनों देश अब क्या किए? दोनों देश अपने संबंधित कार्यक्रमों को रूप देने लगे और दोनों के बीच में ये प्रयास होता रहा कि कैसे संबंध सुधारे जाएं, कि कैसे तमिलों की समस्या का निराकरण किया जाए। जैसा मैंने पहले कहा है कि भारत ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं, यद्यपि श्रीलंका सरकार को ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है, पर कम से कम श्रीलंका सरकार भारत के प्रस्तावों को सुनती है और तमिल समस्या को एक भारत के लिए भी एक समस्या मानते हुए उसे देखती है। ये दोनों के बीच में एक अच्छी बात है और इसी कारण, और ये सब क्यों संभव हुआ? क्योंकि दोनों के बीच में एक तरीके का विश्वास है। भारत श्रीलंका संबंध यद्यपि अभी भी सामान्य नहीं है, तमिल समस्या का निराकरण अभी भी नहीं हुआ है और जब तक ये तमिल समस्या का निराकरण नहीं हो जाएगा तब तक भारत और श्रीलंका के संबंध सामान्य नहीं हो पाएंगे, मैत्रीपूर्ण, गहरे मैत्रीपूर्ण नहीं हो पाएंगे। लेकिन प्रयास सतत रूप से जारी हैं। इन प्रयासों के चलते ही हर बार ऐसा लगता है कि शायद कुछ समाधान निकलेगा और इस उम्मीद में दोनों के संबंध एक तरीके से स्थायी रूप से बने हुए हैं, उतने बिगड़े नहीं हैं। सौभाग्य से श्रीलंका भारतीय सरकार द्वारा राहत सामग्री भेजने को, भारतीय सरकार द्वारा उस पर दबाव बनाने के प्रयास को, भारतीय सरकार द्वारा श्रीलंका सरकार को समय समय पर प्रस्ताव दिए जाने को दखल नहीं मानती।
और यही हम दोनों के देशों के संबंध को अच्छी तरह बनाए हुए। श्रीलंका के संबंध में भारत का दृष्टिकोण केवल यही है कि तमिलों की सुरक्षा के लिए कोई सुदृढ़ और प्रभावी व्यवस्था की जाए। भारत का केवल यही पक्ष है कि तमिलों की सुरक्षा का कोई प्रभावी व्यवस्था की जाए। और तमिल क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि उन तमिलों के रिश्तेदार तमिलनाडु में हैं और वे तमिल जो श्रीलंका में हैं, ये तमिल मूल रूप से भारत के निवासी थे। तो इसे बारंबार भारत ने श्रीलंका को महसूस कराया है कि भारत के इन प्रयासों को वो आंतरिक मामले में दखल ना समझे, परंतु श्रीलंका को चाहिए कि वह इन संबंध में भारतीय दृष्टिकोण का सम्मान करे और अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा और साथ ही तमिल समस्या के समाधान हेतु कुछ प्रयास करता रहे। एकता और अखंडता बनाए रखते हुए तमिल समस्या के निराकरण का प्रयास, यही भारत की श्रीलंका सरकार से अपेक्षा रही है। उसके साथ ही भारत श्रीलंका के पारस्परिक संबंधों को मधुरता की चरम सीमा पर पहुंचाने का भी सतत रूप से प्रयास होता रहा है। दूसरे शब्दों में, भारत और श्रीलंका के संबंध अच्छे हैं। जहाँ तक ये जातीय समस्या है, इस समस्या पर भारत ने सतत रूप से श्रीलंका को महसूस कराया है कि यह समस्या भारत के लिए भी उतनी ही अहम है जितनी श्रीलंका के लिए, क्योंकि स्थितियां ही कुछ ऐसी हैं और इसलिए भारत के किसी भी दबाव को, प्रस्ताव को, सुझाव को वह अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप या दखल न माने। इसी के परिणाम स्वरूप कोलंबो में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीलंका के जयवर्धने के बीच में समझौता भी हुआ था 1987 में, जिसमें युद्ध विराम की बात हुई थी। युद्ध विराम किनके बीच? तमिल उग्रवादियों और सिंहाली सेना, श्रीलंका की सेना और तमिल उग्रवादियों के बीच समझौता, युद्ध विराम और आत्मसमर्पण। दूसरा, उत्तरी और पूर्वी प्रांतों का विलय। ये उत्तरी और पूर्वी प्रांतों का विलय तमिल लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। उसके साथ ही विलय के संबंध में जो अंतिम निर्णय होगा वो जनमत संग्रह से होगा। और चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु था वह था तमिल क्षेत्रों में उनको स्वायत्तता दी जाएगी, यद्यपि वह सीमित रहेगी। स्वायत्तता यद्यपि सीमित। तो ये चार बिंदुओं को लेकर जयवर्धन राजीव गांधी के बीच में समझौता होता है 1987 में, जो एक मील का पत्थर भारत श्रीलंका के संबंध में है, जो एक मील का पत्थर तमिल वासियों के लिए है और श्रीलंका में शांति बनाए रखने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को श्रीलंका ने स्वीकार किया। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि समझौते के तहत श्रीलंका ने माना, लिखित रूप में माना कि भारत के द्वारा समय समय पर जो प्रस्ताव रखे जा रहे हैं या जो कार्य किए जा रहे हैं तमिल संबंधी या श्रीलंका संबंधी, इसे वह एक भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को समझे और भारत को गारंटर के रूप में माने। समझौते के गारंटर के रूप में उसने भारत को सामने रखा है इस समझौते को लागू करने में और श्रीलंका में स्थापित शांति को स्थापित करने में IPKF का बहुत योगदान रहा। इस संधि के बाद इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी भारतीय फौज को भेजा गया। इस दल ने काफ़ी सारे प्रयास किए और इस शांति बहाली के प्रयास में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के 1000 से ज़्यादा भारतीय जवान शहीद हुए। समय के साथ साथ देखा गया कि ये IPKF की उपस्थिति
को वहाँ पर अन्यथा लिया जा रहा है। और श्रीलंका में जो चुनाव हुए, अंदरूनी चुनाव राष्ट्रपति के, उसमें जब नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए रणसिंघे प्रेमदासा जयवर्धने के बदले, तो स्थितियां कुछ बदल गईं और भारतीय शांति सेना, जिसे IPKF अंग्रेजी में कहते हैं, उसे वापस जाने के लिए भारत सरकार को पर श्रीलंका ने दबाव डाला। यहाँ ये बात ध्यान रखने लायक है कि IPKF को तो आमंत्रित श्रीलंका सरकार ने किया था। उसने तो ये घोषणा की थी कि भारत की आवश्यकता है, भारतीय मदद की यहाँ आवश्यकता है, और उनके आमंत्रण पे भारत की सेना गई थी। लेकिन बदलते समय में स्थितियां बदली और भारतीय IPKF को वहाँ से भारतीय शांति सेना को, जो श्रीलंका में शांति स्थापना हेतु भेजी गई थी, उसे भारत से अतिशीघ्र वापस बुलाने के लिए अनुरोध किया। वैसे भारत स्वयं भी सन 88 तक इस सेना को बुला लेता, लेकिन श्रीलंका की मांग पर यह तय हुआ कि जल्दी से जल्दी ये सेना वापस जाएगी और 31 मार्च 1990 तक पूरी भारतीय सेना को वापस बुला लिया जाएगा। 1990 आते आते IPKF वापस आ जाती है। एक सप्ताह के अंदर वह स्थान से चली आती है। ये भारत का कतई वहाँ पे स्थायी रूप से रहने का या तमिल राज्य की स्थापना में श्रीलंका सरकार के साथ संघर्ष करने का, श्रीलंकाई सेना के साथ संघर्ष करने का इरादा नहीं था। सोवियत संघ ने जैसा अफगानिस्तान में किया, अमेरिका ने जैसा अफगानिस्तान में 20 साल तक एक तरीके से अपनी फौज वहाँ रखी, वियतनाम में जिस तरीके से उसने कई वर्षों तक फौज रखी, ये तो उसकी साम्राज्यवादी नीति का परिचायक है और इसीलिए उनकी पराजय भी हुई। भारत तो बड़े स्पष्ट उद्देश्य से गया था, शांति की स्थापना के लिए, और इसीलिए जब उसको लगा कि यहाँ की शांति की स्थापना में शायद तत्कालीन श्रीलंका सरकार उनके प्रयासों से उतनी सहमत नहीं है, तो भारत ने बिना समय बर्बाद किए अपनी फौज को वापस बुला लिया। एक सप्ताह के अंदर मई 93 में लिट्टे के द्वारा प्रेमदासा, जो तत्कालीन राष्ट्रपति से, उनकी हत्या होती है और नए राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, जो भारत के साथ फिर से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन भारत ने तो तय किया था कि वह उग्रवादियों को कतई मदद नहीं देगा, इसलिए भारत सरकार द्वारा लिट्टे पर प्रतिबंध की अवधि और बढ़ा दी गई। लिट्टे पर जो उसने प्रतिबंध लगाया था, ये इस बात का परिचायक था कि भारत आतंकवाद को और श्रीलंका की अखंडता को कतई चोट नहीं पहुंचाना चाहता। नरसिम्हा राव के साथ जो बातचीत हुई, उसमें आर्थिक सहयोग पर वृद्धि का समझौता हुआ और श्रीलंका के साथ 1997 में तत्कालीन विदेश मंत्री और भारत के और श्रीलंका के बीच कई ऐसे दौर चले जिसमें संबंधों के सुधार को लेकर सतत रूप से प्रयास होते रहे। अर्थात अभी तक जो बात की गई है उसका निष्कर्ष ये है कि भारत और श्रीलंका के बीच सतत रूप से एक मुद्दा ऐसा रहा जो दोनों के बीच में तनाव का कारण बन सकता था, और ये देखा जाए तो ये मुद्दा बहुत अहम था। चूँकि ये श्रीलंका का अंदरूनी मामला था, श्रीलंका चाहता तो भारत के द्वारा वह एक दखल के रूप में उसे देखता और भारत और श्रीलंका के बीच में वैमनस्यता का कारण बन सकता था। लेकिन श्रीलंका के द्वारा जो मैच्योरिटी दिखाई गई, श्रीलंका के द्वारा जो समझ दिखाई गई, वह भी काबिले तारीफ है। दूसरी ओर भारत, उसने श्रीलंका में अपने द्वारा किए गए प्रयासों से साबित स्पष्ट कर दिया कि वह कतई साम्राज्यवादी नीति पर विश्वास नहीं करता, कतई किसी देश के अंदरूनी मामले में दखल में विश्वास नहीं करता, और वह किसी देश के अंदरूनी मामले में तब तक उपस्थित रहेगा जब तक कि वहाँ की सरकार चाहेगी।
तत्कालीन श्रीलंकन सरकार ने जैसे ही भारत की पीस कीपिंग फोर्स को वापस जाने का आदेश दिया या अनुरोध किया, भारत ने बिना समय बर्बाद किए फौज को वापस बुला लिया। यद्यपि तमिलों की समस्या बनी हुई थी और भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि तमिलों की समस्या भारत के लिए एक बहुत अहम समस्या है और इस तरीके का हस्तक्षेप भारत की विवशता है। इस सब के बावजूद आप एक चीज़ देखेंगे कि भारत और श्रीलंका के संबंध एक तरीके से अच्छे ही रहे हैं। किसी अन्य तरह का विवाद भारत और श्रीलंका के संबंधों में नहीं आया है। श्रीलंका जो विकास के नाम पर, विकास के रास्ते में, जो जनसंख्या नियंत्रण के रास्ते में, जो सकल घरेलू उत्पाद के रास्ते में, आर्थिक विकास के रास्ते में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जिसकी दर बहुत अच्छी है, उसके साथ भारत के संबंध अच्छे बने हुए हैं। यह इस क्षेत्र की शांति के लिए एक अहम। लिट्टे पर प्रतिबंध को बढ़ा देना, भारत के द्वारा प्रतिबंध को बढ़ा देना, ये भी इस बात का स्पष्ट परिचायक है कि भारत किसी देश की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में पूर्ण सहयोग करता है। भारत श्रीलंका के साथ विशेष रूप से यदि हम उनके संबंधों की बात करें तो वाणिज्यिक मामले, आर्थिक मामलों में, औद्योगिक मामलों में, तकनीकी और सांस्कृतिक मामलों में अनेक संबंध हुए हैं, बहुत से समझौते हुए हैं और इस क्षेत्र में भारत और श्रीलंका के संबंध बड़े अच्छे बने हुए हैं। 1997 में भारत श्रीलंका के बीच निवेश प्रोत्साहन और द्विपक्षीय व्यापार उसको बढ़ावा देना, सांस्कृतिक तकनीकी आदान प्रदान को बढ़ावा देना और उसके साथ ही अन्य मुद्दों पर जिसमें वाणिज्यिक मुद्दा प्रमुख है, इस पर संधियां होती हैं और इससे भारत श्रीलंका के बीच के संबंध प्रगाढ़ होते हैं। मई 1998 वह वर्ष है या वह माह है जब भारत परमाणु परीक्षण करता है और परमाणु परीक्षण के परिप्रेक्ष्य में भारत द्वारा जो 5 परीक्षण किए गए तो श्रीलंका के विदेश मंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि भारतीय परमाणु परीक्षण से हमें कोई आपत्ति नहीं है। दिखने में तो बयान बड़ा सीधा दिखता है कि भारत के परमाणु परीक्षण से हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर इसके मायने क्या हैं? इसके मायने सर्वप्रथम भारत और श्रीलंका के बीच के अटूट विश्वास को इंगित करता है, उनके बीच के बहुत अच्छे संबंधों की ओर इशारा करता है, क्योंकि परमाणु हथियार या परमाणु बम का विस्फोट या परमाणु परीक्षण को लेकर भारत की आलोचना पाकिस्तान, चीन और दुनिया भर के तमाम देशों ने की थी, लेकिन एक बहुत अच्छे पड़ोसी के नाते श्रीलंका ने इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि श्रीलंका इस बात से निश्चिंत है कि भारत इस परमाणु परीक्षण को मात्र केवल शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कर रहा है। ये परमाणु परीक्षण भारत द्वारा अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि भारत द्वारा इस बात का परीक्षण करने का प्रयास है कि वह परमाणु तकनीक में सक्षम है और परमाणु तकनीक का उपयोग शांतिपूर्ण तरीकों के लिए, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करेगा। श्रीलंका की राष्ट्रपति भंडारनायके दिसंबर 98 में भारत आती हैं और इस यात्रा के दौरान फिर नए समझौते होते हैं। जो समझौते पूर्व में हुए थे उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास होता है और उसी प्रयास के तहत मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के लिए करार होता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र एक बहुत अहम मुद्दा था, क्योंकि आपको याद होगा एक और साफ्टा का मुद्दा था जिसका जिक्र मैंने पहले किया है, दूसरी ओर श्रीलंका भारत के साथ मुक्त व्यापार के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ये भी इस बात की ओर इशारा है कि श्रीलंका कतई ये नहीं सोचता कि भारत किसी तरह की क्षेत्रीय वर्चस्वता
का प्रयास कर रहा है, जैसा कि पाकिस्तान के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है। इस करार के अलावा भारत श्रीलंका फाउंडेशन की स्थापना होती है। एक समझौता होता है जिसके तहत, इस फाउंडेशन के तहत शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों के बेहतर संबंधों की ओर इशारा है। 1999 में कुमारतुंगे फिर राष्ट्रपति निर्वाचित होती हैं और भारत में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं और इस काल में दोनों के बीच के संबंध बहुत प्रगाढ़ होते हैं। ये 1999 के काल में वाजपेयी जी की विदेश नीति, उनकी डिप्लोमेसी और चंद्रिका कुमारतुंगे द्वारा भारत की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाना दोनों के बीच में प्रगाढ़ संबंधों की ओर इशारा करता है। ये एक सकारात्मक उपलब्धि है। 2000 से 2020 इन 20 वर्षों में भारत और श्रीलंका के संबंध स्थायी रहे हैं। तमिल समस्या जहां बनी हुई है, लेकिन अब वह उतनी सीरियस नहीं रही जैसा कि पूर्व के काल में थी, जिसमें 83-84 में हमने उग्रवाद देखा था। श्रीलंका भारत के नज़रिए को समझते हुए तमिल समस्या का निराकरण करने का सतत रूप से प्रयास कर रहा है और उस दिशा में जो जयवर्धना के साथ जो समझौता हुआ था, जिसमें उत्तर और पूर्वी क्षेत्र को एक करने का प्रस्ताव था, उस दिशा में श्रीलंका लगातार प्रयासरत है। यद्यपि सिंहभाली बहुमत के विरोध के कारण वहाँ की सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है, लेकिन निश्चित रूप से तमिलों की समस्या के प्रति श्रीलंकन सरकार सीरियस है और उसके सतत प्रयासों का ही परिणाम है कि तमिल समस्या जो है वह, उसका जो रूप है, उग्र रूप, वह थोड़ा डाइल्यूट हुआ है। अंत में यही कहा जा सकता है कि भारत श्रीलंका के संबंध गत 20 वर्षों में और प्रगाढ़ हुए हैं और समय के साथ साथ बारंबार ये साबित हुआ है कि दोनों ही देश एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं। दोनों ही देश एक दूसरे के साथ मधुर संबंध बनाए रखना चाहते हैं।